हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की 3 वीडियो में हमने जाना कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं। फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से जाना। फिर उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से पूर्व वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति से उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ। किस तरह से कबीला जन बना, जन से जनपद बना और जनपद से क्या हुआ, महाजनपदों का निर्माण हुआ। तो प्राचीन इतिहास के इस क्रम में हम लोग आज बात करेंगे महाजनपदों की। तो इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि लोहे की खोज ने आर्थिक प्रोग्रेस को बहुत बढ़ावा दिया। आर्थिक प्रगति से सामाजिक प्रगति होती है और सामाजिक प्रगति से राजनीतिक जीवन भी प्रभावित होता है। इससे प्रभाव ये पड़ा कि जहाँ पहले छोटा सा कबीला होता था, अब उस कबीले का आकार बड़ा हो गया। बड़ा होकर क्या बना? बड़ा होकर वो जन बन गया और जन से जनपद बनता है और फिर यही जनपद क्या होता है? महाजनपद बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को बहुत विस्तार दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिक प्रयोग होने लगा। तो दोस्तों, जब लोहे का प्रयोग होगा तो क्या होगा? जब हमारे हाथों में लोहा आ जाएगा तो एक तरफ क्या होगा? राजनीतिक स्थिति में बढ़ावा होगा। ठीक है। और उससे पहले क्या होगा? आर्थिक स्थिति हमारी बढ़ेगी। यानी जो जंगल वगैरह थे उनको साफ करके क्या किया गया? खेत बनाए गए। ठीक है। और जब खेत बनाए गए, उस पर जो है अनाज वगैरह पैदा होने लगा तो क्या होगा? अनाज होगा। ठीक है। अनाज पैदा हुआ तो अनाज हम लोगों ने बाहर भी भेजा। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हुआ? हमने आर्थिक रूप से प्रगति कर ली। ठीक है। और जब आर्थिक रूप से प्रगति होगी तो दोस्तों सामाजिक रूप से भी प्रगति जो है बहुत ही जल्दी हो जाती है। और दोस्तों क्या हुआ? जब आर्थिक और सामाजिक प्रगति होगी तो राजनीतिक जो जीवन होगा वो बहुत ही जल्दी उसका विस्तार हो जाता है। ठीक है। तो इस विस्तार में हम लोग क्या देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे का अधिक जब प्रयोग होने लगा तो क्या हुआ? ये जो कबीला था, ठीक है, ये जो कबीला था दोस्तों, तो यहाँ पर ये कबीला बना जन। ठीक है। कबीला बन गया यहाँ पे जन। जन से आगे चल के जनपद बना और जनपद से आगे चल के क्या बना? महाजनपद ये बन गया। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। कबीला क्या हुआ? कबीला बन गया जन। जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपदों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से आर्थिक प्रगति ने सामाजिक प्रगति को जन्म दिया और सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक रूप किस तरह से धारण किया। तो 6वीं शताब्दी आते आते महाजनपदों का दोस्तों निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ? इस तरफ धार्मिक क्रांति का दौर हमें देखने को मिलता है, जहाँ एक तरफ बौद्ध धर्म तो वहीं दूसरी ओर जैन धर्म, यानी 2 नए धर्मों का उदय हो जाता है। धार्मिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति का भी ये दौर चल रहा था। महाजनपदों को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि पहले क्या हुआ? पहले छोटा सा होता था कबीला, कबीला बना यहाँ पे इस तरीके से देखिए। पहले छोटा सा एक कबीला, कबीला से बना जन, जन से बना जनपद और दोस्तों जनपद से ये महाजनपद बन जाता है। ठीक है। ये समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ से ये समझ गए आप लोग अच्छे से। फिर दोस्तों इसमें क्या हुआ? तो यहाँ से महाजनपदों के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है वो मुख्य रूप से बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों से हमें मिलती है। ठीक है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारी यहाँ से मिली। और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। हालांकि दोस्तों क्या हुआ? दोनों सूचियों में कुछ अंतर है, मामूली सा अंतर हमें देखने को मिलता है। अगर विस्तार की बात की जाए तो दोस्तों ये क्या हुआ? इनका जो विस्तार था ये उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत, ठीक है, इसके अलावा 2 महाजनपद यानी वर्तमान भारत के बाहर वो पाए गए। ठीक है। यानी वो वर्तमान में अब भारत के बाहर हैं, इससे पहले वो 6वीं शताब्दी में वो भारत के ही हिस्से थे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? इन जो ये महाजनपद थे इनमें आपस में संघर्ष होना चालू हुआ। तो इन दोस्तों में हम देखते हैं कि किस तरीके से मगध जो होता है वो सबसे आगे निकल जाता है। ठीक है। फिर दोस्तों क्या होगा? मगध साम्राज्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिर दोस्तों हम लोगों ने ये भी जाना कि मगध साम्राज्य में वंशों के क्रम हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ हमने किस तरीके से जाना कि किस तरीके से महाजनपदों का निर्माण हुआ। और महाजनपदों के बाद से हम लोगों ने ये जाना कि इन महाजनपदों में दोस्तों कुछ में राजतंत्रात्मक शासन चल रहा था तो कुछ में गणतंत्रात्मक शासन भी हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर 2 तरह की शासन व्यवस्था भी देखने को मिली। एक में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और दूसरे में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो दोस्तों महाजनपदों की जो सूची है, ठीक है, और महाजनपदों की जो राजधानी है दोस्तों, यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल एग्जाम में, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें मिलना चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हम थोड़ा उन पर नज़र डाल देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कि 16 महाजनपदों की जो सूची है वो कहाँ पर
मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 16 महाजनपदों की जो सूची है, यानी इनके बारे में सबसे पहले जो वर्णन हुआ वो कहाँ पर हुआ, अंगुत्तर निकाय। आप इसको ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय ये एक बौद्ध ग्रंथ था। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों भगवती सूत्र, यहाँ से सबसे पहले 16 महाजनपदों की जो जानकारी होती है वो मिलती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं राजतंत्र में, तो राजतंत्र में क्या होगा, यहाँ पर जो शासन होगा वो राजा के द्वारा होगा, और जनतंत्र में क्या होगा, शासन गण या संघ प्रधान के द्वारा, संघ के द्वारा यहाँ पे जनतंत्र में शासन किया जाता था। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 16 महाजनपदों की जो ये सूची हमने ये जाना। ठीक है, और दोस्तों ये एक मेन चीज़ देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ महाजनपदों के बारे में, इनकी राजधानियों के बारे में। ठीक है, इनकी वर्तमान स्थिति और मुख्य बिंदुओं में हम देखेंगे कि क्या क्या था वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं मगध को। ठीक है, यानी बिहार। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से बिहार के दोस्तों 3 स्टेट आएंगे यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी बिहार राज्य के 3, मगध, अंग और वज्जी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यूपी के देखेंगे, तो बिहार के सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मगध, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, राजगृह थी। ठीक है, अंग इसकी राजधानी चंपा, वज्जी इसकी राजधानी वैशाली। अब बात करते हैं मगध की। ठीक है, तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह। इसकी जो वर्तमान स्थिति है, पटना और गया का जो क्षेत्र है वर्तमान में, ये क्या था, प्राचीन समय में ये मगध था। ये इसका मुख्य बिंदु क्या, ये सबसे शक्तिशाली, यानी जो 16 महाजनपद थे उन सब में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली था, सर्वाधिक शक्तिशाली, वो मगध था ये। ठीक, ये वाला। ठीक है, राजधानी क्या थी दोस्तों, राजधानी इसकी राजगृह थी। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों अगला आता है यहाँ से अंग, इसकी राजधानी थी चंपा, भागलपुर का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं यहाँ पे वज्जी। ठीक है, वज्जी इसकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली, तिरहुत क्षेत्र वर्तमान में आता है। ये प्रथम गणतंत्र, यानी कहा जाता है कि विश्व में प्रथम गणतंत्र जो कहीं पर हुआ है वो वज्जी संघ हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये 8 जनपदों का एक समूह था वज्जी संघ। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर आता है, ये तो बिहार के हो गए तीनों। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यूपी के, तो उत्तर प्रदेश के हम लोग देखेंगे यहाँ से, और इनको याद भी इसी क्रम में करेंगे हम लोग। तो उत्तर प्रदेश के हो जाएगा सबसे पहले, यहाँ पर आता है काशी। ठीक है, वाराणसी इसकी राजधानी है, वर्तमान में यही इसकी स्थिति है। कौशल, श्रावस्ती और साकेत, ठीक है, प्राचीन समय में था। इस वर्तमान जो इसकी स्थिति आती है वो फैजाबाद यहाँ पर। ठीक है, ये राजधानी है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत। तो एग्जाम में जो पूछता है वो आपको राजधानी के रूप में श्रावस्ती ही मिलेगा आपको। मल्ल, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है, प्राचीन नाम था इसका, वर्तमान में देवरिया। यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, बुद्ध का महापरिनिर्वाण ये प्राप्त हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये गणतंत्र, मतलब गणतंत्र यहाँ पर ये स्टेट था। ठीक, ये जो महाजनपद था मल्ल, ये गणतंत्र भी था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। राजधानी इसकी कुशीनगर, वर्तमान में देवरिया क्षेत्र, और यहाँ पर दोस्तों बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है वत्स। वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, प्रयाग, जो वर्तमान में इसका जो प्रयाग क्षेत्र है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, कुरु, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आया, इसका वर्णन महाभारत में है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगला आता है पांचाल, अहिछत्र इसकी राजधानी थी यहाँ से। सूरसेन, मथुरा, उसके बाद चेदी, सूक्तिमती या सोक्तिवती, सोत्यवती यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ का राजा शिशुपाल था। अभी शिशुपाल कौन था, शिशुपाल का श्री कृष्ण जी ने वध किया था, वो शिशुपाल यहाँ पर है। ठीक है, आगे अगले देखते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से 8 जो स्टेट, जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश से हो जाते हैं। फिर अगला जो यहाँ पर आता है वो है अवंती, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, यहाँ पर आपको उज्जैन या माहिष्मती मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मत्स्य, ये राजस्थान का है। ठीक है, ये इसकी राजधानी थी विराटनगर, वर्तमान में जयपुर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य था उस वक्त। ठीक है, असमक, इसकी राजधानी, ये दक्षिण भारत का एकमात्र मतलब स्थल है, यहाँ पे महाजनपद है ये असमक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। असमक, इसकी राजधानी पोतनिया पोटली थी, ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये 2 भारत के, यानी कंबोज और कंधार, ये भारत के बाहर के हैं। ठीक है, ये वर्तमान में, अब जो वर्तमान में क्या है, ये भारत के बाहर है। इससे पहले क्या था, 6वीं शताब्दी में ये भारत के ही अंग थे यहाँ पे, कंबोज और कंधार। ठीक है, तो कंबोज की राजधानी क्या थी, राजपुर या हाटक। ठीक है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों गांधार। ठीक है, इसकी राजधानी
तक्षशिला, ये भी अफगानिस्तान में मौजूद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज यहाँ पर जाना कि महाजनपदों के बारे में जाना। मगध बिहार के 3 स्टेट हैं यहाँ पे, यानी महाजनपद कौन कौन से थे? मगध, अंगवज्जी। उत्तर प्रदेश के 8, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश का 1 महाजनपद अवंती, राजस्थान का मत्स्य। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र स्थल, ठीक है, एकमात्र महाजनपद अस्मक आता है, और भारत के बाहर कम्बोज और गांधार। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इनके राजधानियों से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति उनकी पूछे ना पूछे, लेकिन उसके बाद आपको राजधानी और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये राजधानी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में यहाँ से आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे बौद्ध और जैन धर्म को, और उसके बाद दोस्तों हम लोग सीधा मगध साम्राज्य पे पहुँचेंगे और जानेंगे किस तरीके से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है और कौन कौन से राजवंशों ने मगध पर शासन किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करें। थैंक यू।